गुड इवनिंग साथियों, सभी का बहुत स्वागत है। और 11th का 2.6 बैच ऑलरेडी रनिंग है। वो कुछ कारणवश से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो चलिए हम लोग आगे शुरुआत करते हैं मूल कॉन्सेप्ट के। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्टेचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है। तो स्टेचियोमेट्रिक गणनाओं में जो महत्वपूर्ण आपका कंसेप्ट है उसको आगे समझते हैं। इसके पहले पार्ट 7 हो चुका है। अब जाकर के देखें और समझें, तभी बातें आगे अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो आज हम लोग बात करते हैं इस क्लास में सबसे पहले कंसेप्ट 1 की। फॉर 100% डिसोसिएशन, दैट मीन्स कि 100% डिसोसिएशन का मतलब होता है वियोजन। और वियोजन का मतलब होता है कि टूट जाना। 100% कोई चीज टूट जाता है। केमिस्ट्री में हम लोग किसके टूटने की बात करते हैं? कंपाउंड की। हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक मोल AX और BY मेरा कोई कंपाउंड है। और जैसे ये टूटता है, डिसोसिएशन होता है, तो ये किसमें टूट जाएगा? तो XaY प्लस आयन में टूट गया, हम मान लेते हैं। और y भी x माइनस आयन। दैट मीन्स कि हम जानते हैं कि जब भी किसी को कोई आयोनाइज्ड हो जाता है, टूटता है, ये प्लस और माइनस में टूटता है। तो कंसेप्ट याद रखना है बच्चों कि अगर ये आयोनाइज्ड होता है, डिसोसिएट 100% अगर हो जाता है, तो ही हम ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। इफ द मोलरिटी ऑफ AX BY इज M, मतलब कह रहा है कि अगर AX और BY का मोलरिटी M है, क्या हम कह रहे हैं कि अगर AX और BY का मोलरिटी कितना है? M है। द मोलरिटी ऑफ AY प्लस इज X। दैट मीन्स कि अगर मोलरिटी AX प्लस BY का कितना है? M है। तो कह रहा है कि ये जो आयन टूटा है, तो A प्लस AY प्लस आयन एक हो गया और B X माइनस Y हो। तो ये दोनों का जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा? जो कोफिशिएंट, जो गुना है, उसी के बराबर होगा। इसका मतलब AY प्लस का अगर मोलरिटी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। और बी एक्स माइनस का मोलरिटी की बात करेंगे तो वो वाई हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात याद रखना है कि जितना गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, उतना ही प्रत्येक आयन का मोलरिटी हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि देखिए, पीछे नीचे वाले एग्जाम्पल को हम समझते हैं, तब अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 0.1 m H2SO4 है मेरे पास। तो H2SO4 जैसे टूटेगा तो हम जानते हैं किसमें टूटता है ये। इसको जब तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटता है? H प्लस, और इधर हो जाएगा SO4 -2। ठीक है। ये जब टूटेगा तो H प्लस लिखने का मतलब यहाँ H प्लस का 2 मोलिक्यूल्स मिल जाएगा और SO4 का कितना मिल जाएगा? -2। ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि H प्लस में यहाँ कितना कोफिशिएंट लगा हुआ है? 2 लगा है। तो टोटल का H2SO4 जो है, ये पूरा सॉल्यूशन जो है, इसका मोलरिटी का मान 0.1 है। तो इसी को इसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 0.2 इसका। उसी प्रकार SO4 का बात करेंगे तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कोफिशिएंट से। यहाँ तो कोफिशिएंट तो 1 है, इसलिए SO4 का मेरा 0.1 ही है। इसका मतलब टूटने के बाद जितना पार्ट में टूटेगा आयन, उतने पार्ट को उसके मोलरिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन नॉर्मलिटी केस में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। दैट मीन नॉर्मलिटी अगर मेरा n है तो आयन का भी क्या होगा? n ही होगा। ठीक है। अगर कंपाउंड का नॉर्मलिटी n है तो प्रत्येक ईच एंड एवरी आयन की नॉर्मलिटी भी सेम होगा, इवन आयन कितनी भी क्यों ना हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक 0.1 NH2SO4 है। ठीक है। तो ये टूटता है H प्लस और SO4 माइनस। ठीक है। तो H प्लस भले अगर 2 में टूट गया, जैसे कि इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? तो 2H प्लस होगा, होगा कि नहीं? लेकिन मोलरिटी की अगर बात करते हैं तो इसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है ये, लेकिन नॉर्मलिटी में क्या होगा? मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सेम रहेगा। 0.1 n हाइड्रोजन का भी रहेगा और 0.1 n SO4 का भी होगा। ठीक है। बस एक ही चीज याद रखना है, मोलरिटी के केस में वो चेंज होगा, लेकिन नॉर्मलिटी के केस में वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एग्जाम में आपका बार बार पूछता है। ठीक है। आगे हम लोग न्यूमेरिकली बनाएंगे। जैसे कि इस कंसेप्ट समझते हैं आप। कंसेप्ट 2 में हम लोग W/W, W/V और V/V को पहले समझते हैं। देखिए बच्चों, W/W का मतलब होता है कि W/W मतलब जिसको डाल रहे हैं वो भी ग्राम में और जिसमें डाल रहे हैं वो भी ग्राम में। W/V का मतलब जिसको डाल रहे हैं वो ग्राम और जिसमें डाल रहे हैं वो mm, लीटर में। वॉल्यूम।
तो जिसको डाल रहे हैं वो भी लीटर में, ml में, और जिसमें डाल रहे हैं वो भी ml। ठीक है, तो W/W का मतलब हो गया कि x% बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, मतलब बिलियन बिलियन ए में विलय बी के द्रव्यमान से x%, इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है कि x ग्राम विलय, मतलब इस W/W का मतलब याद रखना है कि प्रति 100 ग्राम विलियन में घुले विलय के मोलों का ग्राम। ठीक है, विलय के चूंकि विलय का द्रव्यमान, मतलब विलय कितना ग्राम डिजोल्व है प्रति 100 ग्राम में, तो प्रति 100 ग्राम में घुले W/W का रहता है। W मान लीजिए किसी का वैल्यू W/W दिया हुआ है 10%। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 10 ग्राम कोई चीज डिजोल्व है 100 ग्राम, है कि नहीं। और W/V का मतलब क्या हो गया, x ग्राम विलय ए 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में मौजूद है। तो W/V की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो x ग्राम डिजोल्व है पर 100 ml में, प्रति 100 ml विलियन में जितना ग्राम डिजोल्व है वो W/V कहलाता है। अगर W/V का वैल्यू किसी का दे दिया है 30%, कितना दिया हुआ 30%, इसका मतलब क्या होगा 30 ग्राम खुला हुआ है, डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। और V/V का मतलब क्या हो गया, विलय का 1 सेंटीमीटर क्यूब डिजोल्व है 100, तो V/V की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विलय का कुछ ml डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको इसी दिमाग में सेट करना है। अब थोड़ा इस कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट 3। आपको क्या कंसेप्ट 3 में याद रखना है सिर्फ कि यदि वजन से x% युक्त घोल की मोलरता और समानता है, दैट मीन्स कीप द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग x% बाय वेट, मतलब कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि x% है बाय वेट से। बाय वेट से कहने का मतलब कि वहां W/W वाला हिसाब किताब है कि नहीं। और डी सॉल्यूशन मतलब डेंसिटी भी ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और W/W भी दिया रहेगा। तो W/W को ही हम लोग कहते हैं एक्स, एक्स परसेंटेज उसको हम कह सकते हैं W/W को। तो यहाँ पर तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मोलरिटी बराबर 10 Ht/m0। तो एक्स क्या हो गया, वही W/W, टी हो गया डेंसिटी घनत्व, और m0 हो गया मोलिकुलर वेट, और m फॉर्मूलेट। इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं मोलरिटी केस में। लेकिन अगर मोलरिटी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 10 Ht/m0 लिए थे ना, मोलिकुलर वेट लिए थे, बस नॉर्मेटिक केस में वहां पर नीचे में इक्विवेलेंट वेट ले लेना। दैट मीन्स फॉर्मूला मेरा वही है 10 xd/, जब मोलरिटी निकालना होगा तो नीचे मोलिकुलर वेट ले लेंगे, और जब नॉर्मेलिटी निकालना होगा तो नीचे में क्या ले लेंगे, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे बस। क्योंकि नॉर्मेलिटी डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट पर, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि। अब देखिए बच्चों, इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं, अच्छी तरह समझना है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि कंसंट्रेटेड एसिड H2SO4 हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.8। आराम से डाटा को लिखना है पर, इसका मतलब मेरा ऑलरेडी डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ डेंसिटी, T इक्वल टू कितना है 1.8 ग्राम है, एंड सॉल्यूशन एंड कंटेन्स 49% एसिड बाय वेट। इसका मतलब ये x इक्वल टू 49 है, तो इसमें 49% बाय वेट लिखने का मतलब है कि 49 ग्राम पर 100 ग्राम में डिसोल्व है। कह रहा है कंप्यूट मोलरिटी, इसका मतलब हमें मोलरिटी निकालना है ऑफ द सॉल्यूशन, आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट भी कह रहा है, तो जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की बात होगी तो हमको नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मोलरिटी निकाल लेते हैं, तो मोलरिटी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अभी हम बताएं क्या होता है, 10 xd और प्रति मोलिकुलर वेट। यहाँ पर तो 10 हो ही गया, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू मेरा 49 है, और डेंसिटी तो ब्रैकेट में दिया हुआ ऑलरेडी 1.8, और बटे मोलिकुलर वेट, H2SO4 का मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे कितना होता है 98, हम लोग जानते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मोलरिटी की बात करें तो इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 9 आएगा।
तो मोलरिटी मेरा कितना आ गया 9m। ठीक है, तो मोलरिटी का वैल्यू 9m आ गया। और देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनिंग 1 लीटर। कह रहा है कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन होता तब ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता। कुछ नहीं करना है, हमको इस केस में नॉर्मेलिटी निकाल लेना है। और नॉर्मेलिटी निकालने के कैसे हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। क्या होता है नॉर्मेलिटी निकालने का? इस मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? एक्स फैक्टर से। इस मोलरिटी को अगर हम एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आराम से नॉर्मेलिटी निकल जाए। एक्स फैक्टर तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों को इसमें डाउट है तब जाकर के देख जाएं और जाकर के प्लेलिस्ट में साफ साफ आपका फॉर्मूला में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। एक्स फैक्टर क्या समझ में आ जाएगा। तो मोलरिटी का वैल्यू कितना आ गया 9 और एक्स फैक्टर यहाँ पर 2 होगा। एक्स फैक्टर का मतलब आवे इस 4। शॉर्टकट में समझना ऐसे तो बहुत कुछ चीजें होती है लेकिन समझना है शॉर्टकट में 4। तो 9 टू जा 18। तो ये मेरा 18n हो गया मेरा नॉर्मेलिटी। कितना हो गया 9 टू जा 18। अब कह रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है अब ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या निकालिए। क्या निकालना है हमको? ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या। देखिए बच्चों हमसे याद रखना है तो ग्राम इक्विवेलेंट संख्या कैसे निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट संख्या निकालने कह रहा है तो हम लोग याद कीजिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या और बटे प्रति लीटर। तो ये निकालना है हमको, ये निकालना तो ये दोनों क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नॉर्मेलिटी से। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लियरली। कितना वॉल्यूम है 1 लीटर है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मेलिटी का वैल्यू कितना आया 18। इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी यहाँ कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 100 ml ऑफ कॉन्क H2SO4। बोल रहा है कि इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। बोल रहा है कि अगर नहीं सॉरी, तो 100 ml हम डालेंगे अगर, ठीक है, H2SO4 पार्ट ए में, मतलब जो पहला जो क्वेश्चन था इधर जो बनाए हम उसी क्वेश्चन को ही बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर 1 लीटर था। अब कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं अगर 100 ml कौन H2SO4 को हम डाल रहे हैं इनसफिशियंट वाटर। मतलब कि यहाँ पर लिए थे हम 1 लीटर फाइनली, लेकिन अब कह रहा है कि 100 ml अगर हम क्या डालेंगे H2SO4 इसको डालते हैं अगर तो मेरा सोल्यूशन कितना वाला बन जाता है। सोल्यूशन कह रहा है कि 500 ml वाला बन जा रहा है। ठीक है, बन जा रहा है। तो इसके लिए हमको ये जो सॉल्यूशन बना इसका हमें नॉर्मेलिटी कहा है। क्या कर रहे हैं निकालने के लिए? नॉर्मेलिटी। तो आराम से हम निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट और पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट और पर लीटर। अब यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट तो आराम से निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ग्राम बटे इक्विवेलेंट में। तो 100 cc में कह रहा है ना, इतना में कह रहा है कि यहाँ पर 100 ml में, तो ग्राम इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे कितना हो जाएगा? इस 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? वॉल्यूम से। 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। चूंकि नॉर्मलिटी तो हाँ अच्छा, देखिए यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट को हम रहने देते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन में है तो नॉर्मलिटी का वैल्यू तो मेरा 18 आ ही गया है। और यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट रहने देते हैं, इसी को तो निकालना है ना। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है। और 100 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो बदल जाएगा लीटर में। यहाँ से सोल्व करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट मेरा 1.8 आ जाएगा। और जैसे ही 1.8 आ गया, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट तो आ गया। अब इस 500 ml जो बिलियन प्रीपेयर हुआ इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? अब इसके लिए नॉर्मेलिटी निकालते हैं। किसके लिए नॉर्मेलिटी निकालेंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट तो मेरा कितना आ गया 1.8 आ ही गया। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ है। और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि ठीक है जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये 3. ये 3.6 मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, ध्यान से समझना है कि कह रहा है कि जो डाल रहे हैं, क्योंकि हम 100 ml H2SO4 को डाल रहे हैं
तो एक से ml में है ना, तो इसको ग्राम इक्विवेलेंट में बदल लेना है, क्योंकि इसी के लिए तो दिया हुआ था ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। अब चलिए इसी पर बेस्ड और एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब देखिए सी नंबर की जो क्वेश्चन है आपका, जो हम ए नंबर क्वेश्चन लिए तो उसी पर बेस्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्या कह रहा है, इफ वी टेक 50 ml सैंपल ऑफ एबव सॉल्यूशन, मतलब कि पहले का जो सॉल्यूशन था उसी के हिसाब से जो पार्ट बी में अब कह रहा है, तो पार्ट बी में कितना नॉर्मलिटी आया मेरा 3.6। अब उसके लिए कह रहा है कि हम 50 ml डाल रहे लिए, ठीक है, 50 ml लिए तो तुरंत ग्राम इक्विवेलेंट तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ग्राम इक्विवेलेंट, तो नॉर्मलिटी का वैल्यू ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, कितना निकला था 3.6, ठीक है। ये 3.6 मेरा ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, और चूंकि लीटर में ml में है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 180 180 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको नहीं चाहेंगे तो नहीं डिवाइड करेंगे तो काम अभी बन सकता है, ठीक है। इसलिए बन सकता है क्योंकि हम इक्विवेलेंट को ml में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको सॉरी 180 आएगा, ये कितना आ जाएगा 180। इसको लिख सकते हैं एम इक्विवेलेंट, मतलब कि ml वाला ये, ठीक है। अब ये बात तो निकल गया मेरा। अब क्या कह रहा है कि 50 ml सैंपल, फाइंड द नंबर ऑफ मिली मोल्स इन मिली इक्विवेलेंट। हमको क्या कह रहा है, मिली मोल्स और मिली इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये जो मेरा आंसर होगा ये डायरेक्टली आपका मिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर में, मिली इक्विवेलेंट। ये मेरा मिली इक्विवेलेंट निकल गया यहाँ से, ठीक है। ये मेरा मिली इक्विवेलेंट निकल गया, ठीक है। क्योंकि मिली इक्विवेलेंट में क्या करते हैं, डायरेक्टली एमएल से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो और एमएल तो दिया हुआ है, और मिली का मतलब अगर दिक्कत हो रहा है तो हम डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करके हम इंटू करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मिली का बात आएगा तो एमएल ही लें, ठीक है। तो मिली है और एमएल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसी प्रकार मिली इक्विवेलेंट तो निकल गया, ठीक है। मिली तुल्य की संख्या निकल गया, मिली मोल निकालना है, क्या निकालना है को, मिली मोल निकालना है। देखिए बच्चों क्या करना है, मिली मोल में मोलरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिली इक्विवेलेंट में नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नॉर्मलिटी तो मेरा 3.6 था, इसमें क्या करेंगे, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से। तो मोलरिटी निकालेंगे कैसे, तो मेरा नॉर्मलिटी जो है उसको डिवाइड कर देंगे एक्स फैक्टर से। एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स फैक्टर मेरा 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर मेरा 90 मिली मॉल्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 मिली मॉल्स, ठीक है। क्योंकि H2SO4 ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्ट बी, मतलब जो पार्ट बी में लिए थे उसी का इस्तेमाल करके हमको है। अब देखिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट 4 को। कह रहा है कि नेचुरली अकरिंग एटम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटॉप्स से ऑफ मॉलिक्यूलर मास A1 A2। दैट मींस कि देखिए बच्चों आइसोटॉप्स के बारे में हम लोगों को पता है। समस्थानिक किसको कहते हैं हम जानते हैं, जिसके परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन क्या होते हैं परमाणु भार की सॉरी परमाणु संख्या डिफरेंट होते हैं लेकिन परमाणु भार उसके समान होते हैं, दैट इज आइसोटॉप, ठीक है। मतलब कह रहा है बहुत सारे डिफरेंट आइसोटॉप्स है जिसका मासेस A1 A2 etc करके दिया हुआ है, उसका परसेंटेज कितना मात्रा है वो भी दिया हुआ है, X1% X2% etc करके। तो फिर कह रहा है कि उसका हम औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ए कैपिटल ए फिर ए भी शॉर्टकट में इसको लिखते हैं, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे x1/100 इंटू सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर A1 है इसको क्या करेंगे, A1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x% से x1% से, x1% से घटाएंगे तो नीचे में 100, और फिर उसी प्रकार x2% से x2 और नीचे में घटाएंगे तो 100, और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे A2 से। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हम आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को बनाते हैं। कह रहा है कि द मास ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन, मतलब कह रहा है कार्बन के द्रव्यमान के स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि 98.892% कार्बन परमाणु 12 mu के द्रव्यमान के साथ C1200 है, C12 है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, N 1.108% और C13 है, इसका मास इतना दिया हुआ है।
कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बन। तो क्या करें, नेचुरली अकरिंग कार्बन का हम लोग क्या करना है, एटॉमिक वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों अभी हम क्या पढ़े, एटॉमिक वेट के लिए क्या करते हैं, सारे को हम मतलब जितना परसेंटेज दिया था उसको मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर जो और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो मेरा एवरेज एटॉमिक मास आएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट हमको निकालना है। क्या निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है। निकाल सकते हैं इस तरह से। कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट केस में कितना है, देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है 98.892% है। तो इतना बट्टी कितना हो जाएगा 100 और इंटू 12। ठीक है, और दूसरा कंडीशन में कितना परसेंट है, दूसरा कंडीशन में है 13.000335 और बट्टे 100, सॉरी इतना परसेंटेज दिया था, तो परसेंटेज को पहले लिखेंगे यहाँ पर ना। कितना परसेंटेज है यहाँ पर, 1.108% है। इतना बटे 100 कर देंगे, इतना बार 100 इंटू मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मास दिया हुआ है इसका, देखिए ध्यान समझिए। कह रहा है कि जब इतना परसेंटेज है, इसका द्रव्यमान कितना है C12, दैट मीन्स 12, और 13 वाला इतना परसेंट है, 12 वाला इतना परसेंट है, और 13 वाला इतना परसेंट है। इतना प्लस कितना हो जाएगा 13.000, उसके बाद 3 देखिए मुझे थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जब कैलकुलेशन हम करेंगे फाइनली आप देखिएगा मेरा आंसर लगभग कितना आएगा, वो 12 ही आएगा। ऐसे एग्जैक्ट कितना आता है 12.011 AMU आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों और एक बार समझिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि द मास ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का जो स्पेक्ट्रम का मास है वो दिखाता है कि इतना परसेंट ऑफ कार्बन एटम और C12, मतलब C12 वाला कार्बन एटम का इतना परसेंटेज है। और ठीक है, एंड 1.108% आर C13 वाला बोल रहा है इतना है, जिसका मास ऑलरेडी इतना दिया हुआ है। बोल रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरली अकरिंग, जो कार्बन नेचुरली अकरिंग होता है तो उसका मास कितना होगा। तो जो भी जितने भी आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, सभी आइसोटोप्स का हम निकाल लेंगे एवरेज, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो इस तरह से। चलिए इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है दोनों मीडियम में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। कह रहा है कि आइसोटॉप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटॉप्स, रिलेटिव एबंडेंस C12 C14 इज 98%, मतलब कि 12 98% है, और 14 वाला कितना परसेंट है 2% है। आर रेस्पेक्टिवली देन नंबर ऑफ C14 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कह रहा है कि 12 ग्राम कार्बन में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। मतलब कह रहा है कि समस्थानिक दो प्रकार का, एक C12 है और एक C14 है। तो 12 वाला इतना परसेंट है और 14 वाला इतना परसेंट है, 14 वाला इतना परसेंट। तो कह रहा है कि तो 12 ग्राम, तो कह रहा है कि 12 ग्राम कार्बन में कितना ग्राम, 12 ग्राम कार्बन में C14 परमाणु संख्या क्या है, हमको वो बताना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान समझना है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। सबसे पहला काम है एवरेज एटॉमिक मास निकालना। कैसे निकालेंगे, तो तुरंत बताए जितना परसेंटेज दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना एटॉमिक मास से, दैट मीन्स 12, और प्लस ये तो मेरा 2% है, 2/100 और इंटू कितना हो जाएगा ये 14। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो लगभग देखिएगा आपका वैल्यू 12 ही आएगा। कितना आएगा 12। इसका मतलब पता चल गया कि जो भी अग्रिम ये कार्बन है उसका क्या है, मेरा लगभग C14 का, इसका मतलब कि 12 ग्राम ही आ रहा है। कितना आएगा यहाँ पर 12 AMU आएगा, सॉरी कितना आएगा 12 AMU। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हम पढ़ चुके हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आया और बटे जो ओरिजिनल है, और इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा एन एटम्स आएगा। एन का मतलब जानते हैं क्या होता है, 6 पॉइंट कितना होता है
6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। टोटल इतने एटम्स होते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ C14 एटम्स इन 12 ग्राम। कितना के लिए कह रहा है कि C14 एटम्स। इन क्वेश्चन में क्या है, ये जो निकला मेरा C12 का निकला। किसका निकला? 12 ग्राम कार्बन का, कार्बन एटम्स निकल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 ग्राम कार्बन में C14 परमाणु की संख्या क्या है? C14 की परमाणु की संख्या हमें बताना है। कितना में? 12 ग्राम कार्बन में C14 परमाणुओं की संख्या। इसके लिए क्या करेंगे? तो तो C14 कितना परसेंट है? 2% है, तो 2/100 कर देंगे, है कि नहीं? और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। जब इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 1.2 दैट मीन्स आएगा। ठीक है, आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा। इंटू 10 टू द पावर 22 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 नंबर है। ये मेरा 1 नंबर यहाँ पर आंसर। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर जो ये जो मेरा चीज निकला, ये क्या निकला था मेरा? 12 ग्राम कार्बन में कितना भी निकला था? ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर 12 ग्राम मेरे पास कार्बन है तो कुल कितने एटम्स हैं? कितने? ठीक है, और इतना तो होता है कि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि एटम्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट बाय एटॉमिक मास। तो ये दोनों कट गया तो मेरे एन एटम। क्वेश्चन कह रहा है कि C14 में कितने एटम्स? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स है, 12 ग्राम। कह रहा है कि C14 परमाणु संख्या कितनी है? 12 ग्राम। तो C14 कितना परसेंट है? 2% है। तो 2% इंटू, सिर्फ मतलब कि जितना एटम्स है उसी का 2% हिस्सा होगा C14 के पास। देखिए टोटल क्या हो गया मेरे पास? Na एटम्स। ठीक है, इस Na में C14 के पास कितना परसेंट है? सॉरी, C14 के पास तो 2% है कि नहीं? तो इसका कितना एटम्स आया और ओरिजिनल वाला कितना आया? Na एटम्स आया, तो इसी का 2% निकाल देना है, वो निकल जाएगा C14। अगर इसी क्वेश्चन में कहा था कि C12 का बताइए, तो C12 का तो मेरा C12 कितना हो जाएगा तब? 98%। ठीक है, 98% निकाल लेंगे, इसी में 98% निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में बच्चों हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट पढ़ा अच्छी तरह समझना है। आज का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा था। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे पार्ट 9 के साथ, और हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। ये बहुत ही मजेदार कंसेप्ट होगा, तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, बहुत जल्द ये वीडियो लोड हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम कंसेप्ट के साथ आपको न्यूमेरिकल भी रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा चीजों को अच्छी तरह से करना है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठे और नोट्स भी बनाए। ठीक है, और